एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए जो भोजन है उसमें उसका डेली कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए? पुरुष के लिए कितना और महिलाओं के लिए कितना? अभी सरकार ने हाल ही में जो 3 विधेयक पारित किए हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता वगैरह इसमें शामिल है, तो उसमें एक हिट एंड रन का जो उससे संबंधित जो कानूनों में बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में अक्सर बुंदेलखंड और बघेलखंड इन शब्दावलियों का प्रयोग देखा गया है, इनकी मांग चलती है। क्या है ये बघेलखंड और बुंदेलखंड, अंतर क्या है दोनों में? किस क्षेत्र में है ये उत्तर प्रदेश के? May I come in? यस प्लीज कम इन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, ma'am. कैसे हैं आप? मैम अच्छे हैं। यहाँ तक आने का आपका सफर कैसा रहा आज का? मैम काफ़ी ठीक रहा, शानदार। शानदार रहा? यस मैम। मौसम की मार तो नहीं पड़ी? हल्का फुल्का मैम। हल्का फुल्का, ठीक है। मतलब आप जूझते हुए आए हैं। बहुत अच्छा। अपने बारे में कुछ हमें बताइए, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए और इस तरीके से दीजिएगा जिससे कि हम आपके बारे में एक समझ बना पाएँ और ये समझ पाएँ कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें। यस मैम। मैम मेरा नाम अमित कुमार है। मैं फतेहपुर ज़िले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक यहीं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में हुई। उसके उपरांत मैंने डीएवी कॉलेज कानपुर से स्नातक और प्रस्नातक पास किया और उसके उपरांत मैं निरंतर सिविल सर्विसेज की परीक्षा के प्रयास में लगा हुआ। मैम मेरी हॉबी कुकिंग और योगा है और मैं निरंतर उस पर प्रयास और अच्छी तरह करने का प्रयास कर रहा हूँ मैम। ठीक। आपने परास्नातक किस विषय में किया है? मैम जूलॉजी में। जूलॉजी में किया है 2015 में। यस मैम। तो आपने जिस विषय में परास्नातक किया है उसमें बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं उस विषय में। यस मैम। फिर आपने उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आने का मार्ग क्यों चुना? मैम कंटिन्यूटी में, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस नहीं था मैम अच्छे से, तो मैं जब स्नातक कर रहा था तो मैंने कंटिन्यू पे बात की तो लोगों ने कहा कि आप इसको कर लीजिए कंटिन्यूटी में, तो मैंने इसको मैम कंटिन्यूटी में किया है। अच्छा। इसमें मेरा कोई बहुत मतलब जो वैसा पर्पज नहीं था मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये बताइए, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको तैयारी करते हुए। यस मैम। और हम चाहते हैं आपको सफलता मिले, लेकिन मान लीजिए किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हुआ, तो आपका बैकअप प्लान है कुछ? आपने कुछ सोच के रखा है कि फिर आप क्या करेंगे? मैम वैसे अभी तो बैकअप नहीं रखा, इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद सेकंड ऑप्शन रखने से जो चीज़ें हैं वो नहीं बन पाती। बैकअप नहीं था शायद मैम, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सौभाग्यवश यहाँ बैठा हूँ। मतलब आप वो उस वर्ग से आते हैं जिसका ये कहना है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, राइट? यस मैम। ठीक, बढ़िया। ये बताइए कि आपने बताया कि कुकिंग करना आपको पसंद है और योग और व्यायाम करना आपको पसंद है। यस मैम। तो हमारे जीवन की जो 2 बहुत महत्वपूर्ण विधाएं हैं, एक तो भोजन करना, दूसरा उस भोजन को डाइजेस्ट करना और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। दोनों में आप जो है आपको इंटरेस्ट है। यस मैम। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो कुकिंग करते हैं, यस मैम, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए जो भोजन है उसमें उसका डेली कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए? पुरुष के लिए कितना और महिलाओं के लिए कितना? सॉरी मैम। कोई बात। बैलेंस्ड मील या संतुलित भोजन के घटक क्या क्या हैं? मैम इसमें इनमें जो प्रमुख घटक हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये मोस्टली यही मैम 4-5 घटक हैं इसके। फाइबर की जरूरत नहीं होती? यस मैम। फाइबर का क्या रोल है? फाइबर मैम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा से जो सहज बनाता है, जिसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। अच्छा, ठीक है। यस मैम। कुकिंग में आप कौन सी डिशेस बनाना पसंद करते हैं? मैम वैसे तो मैं कुकिंग, चूँकि मैं जो है यहाँ जब तैयारी में आया तो मुझे अकेले काफ़ी समय रहना पड़ा, तो उसी में फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो मैं लगभग मैम जो हरी सब्जियाँ हैं, मटर पनीर है, रोटी हैं, मतलब वो सारा भोजन जो आपने स्टूडेंट लाइफ में बनाना सीखा इस तरीके? यस मैम। यस। खाया तो लेकिन आपने भांति भांति का भोजन होगा, ठीक है? आप मुझे उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी डिशेस के नाम बताइए जिनसे उत्तर प्रदेश की पहचान। मैम पूर्वांचल में तो बाटी चोखा, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सॉरी,
पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाटी चोखा है? नो मैम। आप जहाँ से आते हैं वहाँ की सबसे फेमस डिश कौन सी है? मैम हमारे यहाँ तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ फतेहपुर में, वहाँ बाजरे के पुए, बाजरे की खिचड़ी, मिलेट प्रोडक्शन आपके क्षेत्र में ज़्यादा होता है? मैम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारा क्षेत्र चूँकि जिस क्षेत्र में मैं फतेहपुर में हूँ मैम, तो वो चूँकि थोड़ा बुंदेलखंड से लगता हुआ क्षेत्र है, तो इतना उपजाऊ भी नहीं है वहाँ, तो सारा मानसून पर आधारित है। ठीक है। मिलेट को हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। यस मैम। मिलेट को क्या नाम दिया गया केंद्रीय सरकार के द्वारा? मैम श्री अन्न। श्री अन्न। और श्री अन्न में किन किन अनाजों को शामिल किया गया है? मैम ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक ठीक, थैंक सर। अमित कुमार दुबे जी, आप कानपुर से हैं? सर मैं फतेहपुर का हूँ। कानपुर में मैंने शिक्षा ग्रहण अच्छा, की। कानपुर से आपने शिक्षा ग्रहण की है। तो कानपुर के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कानपुर को तो उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो उस तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का प्रसार नहीं हो पाया, तो इसकी क्या वजह रही है? सर कानपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल उत्तर प्रदेश की रही है सर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन खासकर कपड़ों से रिलेटेड उद्योग और जो अन्य उद्योग हैं, उनमें आज़ादी के पहले भी और बाद में भी इतना फोकस नहीं हुआ सर, जिसकी वजह से वहाँ जो चेंजेस होने चाहिए, जैसे वहाँ की लाल इमली फैक्ट्री है, उस पर इतना फोकस नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जिसमें ताकि लोग रोज़गार पा सकें। और सर दूसरा मेरा मानना है कि वहाँ स्किल लेबर नहीं है, लेबर तो है सर लेकिन स्किल लेवल नहीं है, और वैसी योजनाएं अब वर्तमान गवर्नमेंट ज़रूर वहाँ प्रयास कर रही है कि उसको संचालित किया जाए, यही वजह है मुझे सर लगती है। अभी सरकार ने हाल ही में जो 3 विधेयक पारित किए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता वगैरह इसमें शामिल है, तो उसमें एक हिट एंड रन का जो से संबंधित जो कानूनों में बदलाव किया गया है, सर क्या बदलाव किया गया है? सर उसमें अभी तक उसमें ये रिलेटेड कोई ऐसा कानून नहीं था। भारतीय न्याय संहिता के पहले जो भी थी, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रक ऑपरेटर हड़ताल कर रहे हैं, मुख्यतः ये विरोध है सर कि उसमें ये कहा गया है कि यदि हिट एंड रन होता है और कोई यदि उस वहाँ से भाग जाता है, जो ड्राइवर हैं या जो भी हैं, तो उनको 7 साल की कैद, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद की सज़ा। सर इसी चीज़ का विरोध चल रहा है कि ऐसे तो फिर बहुत ही कंडीशन ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा सर? ये किस तरीके के देशों का संगठन है? सर ये ब्रिक्स विकासशील देशों का संगठन है सर। अभी हाल में इसमें 5 नए देश शामिल किए गए हैं, नाम बता सकते हैं उन देशों का जो शामिल किए गए हैं? सर मैं कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, जैसे? सर इथियोपिया है, मिस्र है, यूएई है, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, लेकिन सर अर्जेंटीना ने अभी मना कर दिया है, अर्जेंटीना का नाम था सर। हाँ, तो 4 तो आपने बता ही दिए सर। एक सॉरी सर, ईरान है उसमें। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो 2024 का जो वर्ष शुरू हुआ है सर, इसे पूरी दुनिया के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ये चुनावों का वर्ष है। दुनिया के लगभग 80 देशों में चुनाव होने हैं 2024 में सर। तो आप कुछ देशों का नाम बता पाएंगे जहां 2024 में चुनाव होने हैं? सर एक तो अपना भारत ही है सर, दूसरा अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, और सॉरी सर, जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ भी चुनाव होने हैं सर। तो वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उस चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं। कुछ जानकारी है आपको उसके विषय में कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, या कौन सी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है इस समय? सर मैं पार्टी का नाम तो नहीं मुझे रिकॉल है, बाकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ की जो हैं वो शेख हसीना है। तो अच्छा, उनकी पार्टी का नाम मालूम है आपको? सर वही पार्टी का नाम मुझे नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं। ये आपने डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा होगा सर, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या जो पहले से जो योजनाएं चल रही थी उससे ये किस तरीके से भिन्न है? सर डिजिटल इंडिया का मुख्य फोकस ये है कि जो भी योजनाएं हैं या जो भी क्रियान्वयन है, वो चाहे सरकार के अंडर में हो या जनता के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसको डिजिटली कैसे बेहतर किया जाए, जैसे सेवाओं को कैसे बेहतर किया है। हाल ही में उसका जो उदाहरण है जो हम देखते हैं, डीबीटी
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इससे क्या है कि जो भी सरकार योजना के लिए किसी को फंडिंग देगी या पैसा जिसको देना है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा सर। और दूसरा ई गवर्नेंस सर, जो भी समाधान है, ई समाधान है वो मिल जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री समाधान योजना है उत्तर प्रदेश की, जिसमें जो भी शिकायतें हैं जिले स्तर पर डायरेक्ट हम जा करके ऑनलाइन उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सर इसका इफ़ेक्ट है कि मशीनरी को, इसकी लेबर को इसको कोशिश की जा रही है कि बेहतर किया जाए। अच्छा, वित्तीय, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड भारत सरकार की कुछ योजनाओं का नाम बता पाएंगे आप? सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सॉरी सर, ठीक। अमित जी सर, फतेहपुर के बारे में कुछ बताइए, ऐसी कुछ 3 चीज़ें बताइए जो बहुत प्रसिद्ध हैं फतेहपुर के बारे में। सर, हमारा फतेहपुर दोआब में है, गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। और फतेहपुर, हमारे आज़ादी में भी फतेहपुर का काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ से 1857 की क्रांति में सियाजी मुल्ला जी ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सर, फतेहपुर चूँकि अवध प्रदेश में आता है सर, तो यहाँ विविधता भी दिखती है। इसका उत्तरी जो सिरा है वो अवध प्रदेश में और दक्षिणी सिरा बुंदेलखंड को टच करता है, इसलिए यहाँ विविधता भी पाई जाती है सर। आपने इतिहास का जिक्र किया, इसलिए सर इसी से जोड़कर एक प्रश्न और पूछता हूँ। 1857 की क्रांति के बारे में सुना आपने जी। 1857 की क्रांति के कुछ वर्षों पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन का समयकाल देखें तो कहाँ से कहाँ तक आप इस एरा को कहाँ से कहाँ तक रखें, कालक्रम अगर मैं पूछूं आपसे? सर, राष्ट्रीय आंदोलन का तो जब से कांग्रेस बनी सर, मोस्टली वहाँ से 1885 टू 1947 सर। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती कुछ नेताओं के नाम बता सकते हैं आप मुझे? सर, दादा भाई नौरोजी, सॉरी सर अभी, चलिए कोई बात नहीं। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बताइए। इनको सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन उनमें मुख्यतः 3 अधिवेशनों में इन्होंने अपना योगदान दिया, अध्यक्ष भी रहे, जिसमें इनका जो सबसे लास्ट जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1906 का है। तो उसी में स्वराज की जो था स्वराज, तो उसमें लाया गया सर, स्वीकारता हुई थी कांग्रेस अधिवेशन में सर। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अक्सर बुंदेलखंड और बघेलखंड इन शब्दावलियों का प्रयोग देखा गया है, इनकी मांग चलती है। क्या है ये बघेलखंड और बुंदेलखंड, अंतर क्या है दोनों में? किस क्षेत्र में है ये उत्तर प्रदेश के? सर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर, दक्षिणी सिरा है उत्तर प्रदेश का। ठीक। और बघेलखंड सर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से लगा हुआ क्षेत्र है सर। तो इनकी डिमांड क्यों है, किस आधार पर इनकी डिमांड? सर, ये बुंदेलखंड में उनका अपना कल्चर, वो ये मानते हैं कि हमारे कल्चर उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या अवध प्रदेश है, तो उनका मानना है कि इसके चलते हमारी संस्कृति का शायद वो ध्यान नहीं दिया जा रहा जो इस मुख्य पृष्ठभूमि का ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर के क्षेत्रवाद की भावना इसमें डेवलप हुई और इन्होंने इस पे अलगाव की मांग की कि हमें एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने शिक्षा और उसकी व्यवस्था अच्छे से कर सकें। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? सर, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका वैसे तो ये 2 चरणों में देखी जाए तो है, लेकिन क्योंकि न्यायपालिका कहीं चरणबद्ध नहीं होती सर, न्यायपालिका अपने में पूर्णतः स्वतंत्र है। कुछ अधिकार होते हैं जो उनको सीमित और संतुलित करते हैं सर। उत्तर प्रदेश में 1866 में हाई कोर्ट का गठन हुआ था, जो स्वतंत्र भारत में भी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है सर। और जिले स्तर पर 17 जिला न्यायालय मौजूद हैं, जो आर्टिकल चलिए कोई बात नहीं, बस इतना बता दीजिए, उच्च न्यायालय जो है सर संविधान के किस भाग में है? सर, भाग 6 में सर। ठीक। मैम? अमित जी, मैम, आपने कोल्ड मून का नाम सुना है?
सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए अमित जी, आपसे बातचीत के प्रारंभिक दौर में जैसा कि आपने बताया मौसम के बारे में, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड क्यों पड़ रही है? क्या कारण है इसके पीछे? मैम, जो मुझे लगता है कि उत्तर भारत में ये सारा प्रभाव जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है मैम। ना केवल ये हमारे देश में है बल्कि पूरे विश्व में ये प्रभाव पड़ रहा है। जिस समय हम यहाँ भीषण सर्दी से गुजर रहे हैं, उसी समय ऑस्ट्रेलिया, जिसको दावाग्नि बोलते हैं, वनाग्नि, वहाँ से गुजर रहा है। ना केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि कई दक्षिणी ध्रुव के देश ऐसी विपदाओं से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही उत्तरी अक्षांश में अमेरिका हो या भी हाल ही में कल जापान में मैम भूकंप आया, ये सब उसी के कारण है। तो मुझे लगता है ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं। पिछले वर्ष में साल 2023 में उत्तर भारत में कितने भूकंप आए? सॉरी मैम, आइडिया नहीं है आपको? सॉरी। अच्छा, आपने कोई भूकंप अनुभव किए या आप सोते रह गए, नहीं देख पाए? मैंने अनुभव नहीं कर पाया मैम इस वर्ष जो आए थे, तभी आपको नहीं याद है। कोई बात नहीं। कोविड का कौन सा वेरिएंट अभी चर्चा में है? सॉरी मैम, नाम आपको रिकॉल नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोरोना का दौर तो आपने देखा होगा। यस मैम। कोरोना के लिए कौन कौन सी वैक्सीन भारत में उपलब्ध हुई? कोविशील्ड मैम और कोवैक्सीन, ये मुख्यतः इनका नाम। दोनों में क्या अंतर था मैम? आपने कौन सी वैक्सीन ली? मैं कोविशील्ड मैम ली। डबल डोज, दोनों डोज ली? मैंने 3 ली मैम। बूस्टर डोज भी ली? यस मैम। तो फिर उसी के बारे में बता दीजिए, जो आपने वैक्सीन ली, किसने बनाया इसको, किस कंपनी ने बनाया? एग्जैक्ट मैम, मैं सॉरी मैम, रिकॉल नहीं। अच्छा, महामारी क्या होती है? महामारी मैम ये एक बृहद टर्म है। यदि ये किसी क्षेत्र विशेष या मैं जिले विशेष में कहूँ तो किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा रोग जो भीषण स्तर पर बड़े क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करे तो ये महामारी कहलाती है। और जब इसको राष्ट्रीय स्तर पर कहें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कोविड हमारे सामने इसका बेहतर उदाहरण। ठीक है। कोरोना के अलावा और कोई ऐसी महामारियों के बारे में आपने पढ़ा है जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। आपको ये पता होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली? मैम ठीक है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के क्या मायने हैं? मैम, G20 की अध्यक्षता न केवल भारत के लिए वैश्विक आधार पर भारत को मजबूत करने का है, बल्कि इसकी रणनीतिक जीत भी है मैम। मैं ये मानता हूँ कि G20 की अध्यक्षता न केवल भारत को एक बेहतर राष्ट्र, और एक जैसा कि पश्चिम में रहा है कि भारत बड़े प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ये पश्चिमी देशों को एक जवाब भी है कि हम चाहे जितना बड़ा जो भी आयोजन है हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसका ये बेहतर उदाहरण ये रहा कि G20 में जो दिल्ली घोषणा पत्र आया मैम, वो सर्वसम्मत से पारित हो गया। उसमें उतना विरोध कुछ नहीं हुआ मैम। G20 में शेरपा क्या होते हैं? मैम, शेरपा एक तरह का कहें तो राजदूत है, जो G20 को लेकर के जो भी योजनाएं हैं उनमें वो संतुलित स्थापित करने। और तो भारत के शेरपा कौन है? मैम, श्री अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी इसके पहले और किन किन प्रमुख पदों पर रहे हैं? मैम, अमिताभ कांत जी इसके पहले नीति आयोग के सेक्रेटरी सचिव थे मैम। नीति आयोग के, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैम, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर लाया गया था इसे? मैम, योजना आयोग के। ठीक है। ठीक है अमित जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं क्या? यस प्लीज कम इन। आइए, बैठिए। थैंक यू मैम। कैसा रहा अनुभव आपका इंटरव्यू का हम लोगों के साथ? मैम, अच्छा था। अच्छा रहा। पहला मॉक था मैम? यहाँ पहला था। वैसे आपने दिए? ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का नाम लिए बिना ये बताइएगा कि आपने जो भी मॉक इंटरव्यूज दिया आपको क्या फीडबैक मिला? मैम, वहाँ भी ठीक था। उन्होंने थोड़ा से मुझे, चूँकि पहला वो था, ये सेकंड मेरा है, तो वहाँ थोड़ा मेरी बात बिगड़ गई थी, तो मुझे ही लगा कि थोड़ा से गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। कहाँ बिगड़ी थी? किस सेक्टर में बिगड़ी? मैम, कम्युनिकेशन के लेवल पे बिगड़ी या नॉलेज के लेवल पे बिगड़ी? थोड़ा नॉलेज पे भी और कम्युनिकेशन पे भी। ठीक है। देखिए अमित जी, ऐसा है कि क्योंकि आपको एक बहुत लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए, तो ये तो आप इस सवाल के लिए तो आप तैयार ही रहिएगा कि आप इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं। और फिर अगर आप ये जवाब देते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो नॉलेज के लेवल पे बात बिगड़ना ठीक बात नहीं होगी। ठीक है।
देखिए, हर समय हर चीज़ को याद रख पाना संभव नहीं है, ये सवाल पूछने वाला व्यक्ति भी जानता है, लेकिन अपनी गलती को मान लेना हमेशा संभव है। ये उम्मीद वो आपसे करता है कि जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं पता हैं वहाँ पे आप गेस मत करिए। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर आपके साथ समस्या ज्ञान की नहीं है, आपके साथ समस्या सेंटेंस फॉर्मेशन की है कि आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो वाक्य विन्यास आपका नहीं हो पा रहा है। जैसे सर से न्यायपालिका की बात करते हुए आप क्या कहना चाह रहे थे वो हम लोग समझ नहीं पाए कि मतलब आप क्या सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे थे। सर से बात करते हुए आपने कुछ गेस वर्क भी किया, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यू में आप सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन गेस वर्क बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी लगता है कि नहीं मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मुझे शायद ध्यान आ रहा है, तो अनुमति लेके गेस करिए। आप बोलिए कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यदि आप इजाज़त दें तो मैं गेस करना चाहूँगा। तो वहाँ पर अगर आपका जवाब गलत भी होता है तो सवाल पूछने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि ठीक है, इसने अनुमति लेके गेस किया और इसका गेस गलत हो गया। गलत गेस करना और कॉन्फिडेंस के साथ में गेस करना वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, परिचय आपने ठीक बताया। परिचय में सिर्फ अपना नाम बताइए, आगे सरनेम वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वहाँ पे कोई जानकारी आपकी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के बारे में, अपने कॉलेज जैसे आपने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की है, तो डीएवी जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका योगदान, उनके मिशंस और वो सारी चीज़ें, आर्य समाज सुधार मिशन, वहाँ से सवाल बन सकते हैं। क्योंकि सवाल और निकलते कहाँ से हैं, इन्हीं सब चीज़ों से निकलते हैं। उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कुकिंग आपने अपनी हॉबी लिखी है। कुकिंग, क्योंकि हमारे समाज में कुकिंग को महिलाओं के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो जब भी कोई पुरुष या कोई मेल कैंडिडेट कुकिंग को अपनी हॉबी लिखता है तो उससे सवाल पूछे जाने स्वाभाविक हैं। और आपने बहुत ईमानदारी से बताया कि जब अकेले रहते थे खाना बनाने के क्रम में खाना बनाना सीख गए। ठीक है, लेकिन व्यायाम को भी आपने साथ में लिखा है, तो थोड़ा सा जीएस के सवाल थे ये तो। मतलब अगर किसी की कुकिंग हॉबी नहीं है तो भी उसको ये पता ही होना चाहिए कि कितना कैलोरी इनटेक पुरुष का होना चाहिए, कितना महिला का होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं पोषण तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। योगा को लिखा है तो योगा सिटी किसको कहा जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, उसी दिन क्यों मनाया जाता है, भारत में योगा के लिए काम करने वाली संस्थाएं, इंटरनेशनल लेवल पे योगा के लिए काम करने वाली संस्थाएं, योग विश्वविद्यालय क्या भारत में कोई है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक बार योग के बारे में देख लीजिएगा। आप करते हैं योगा? मतलब सीरियसली करते हैं? यस मैम, मैं ठीक है। तो आप कौन कौन से आसन करते हैं? मैं पद्मासन में जाता हूँ मैम। ठीक है। उसके बाद सर्वांगासन में करता हूँ। सर्वांगासन करते हैं। और शवासन नहीं करते? भ्रमरासन भी करता हूँ। नहीं, मैंने तो शवासन पूछा। शवासन भी करते हैं, आलसी लोगों का फेवरेट आसन। यस मैम, यस। तो योगा के बारे में पढ़ लीजिएगा, सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कुकिंग के बारे में अगर आपसे बहुत मान लीजिए टेक्निकल सवाल पूछे जाए, जैसे सामान्य तौर पर मैं पूछती हूँ, मैंने पूछा नहीं, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि सर मैंने सिर्फ शौकिया खाना बनाना सीखा है, बहुत उसकी तकनीकी समझ मुझे नहीं है। और अगर आपको समझ है तो बेशक बताइएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की ऐसी डिशेज जिनसे उत्तर प्रदेश की पहचान है, अगर आप नहीं बता पाए तो ये समस्या वाली बात है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो उत्तर प्रदेश की मानी जाती हैं, तो 2-4-5 डिशेज देख लीजिएगा। अपने मम्मी से, घर में बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि कुछ चीज़ें बताइए, तो वो बढ़िया रहेगा आपका इंटरव्यू में। ये सब बातें हो जैसे अच्छा क्या है, सब लोग भूखे भी बैठे होते हैं, आप मटर पनीर बताएंगे तो सुन के उनको फील गुड होगा, है ना। बाकी आपके व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी है, मतलब आप बहुत पॉजिटिव थे, आप मुस्कुरा रहे थे, बीच बीच में स्माइल भी कर रहे थे, डरे नहीं। आप समझ रहे हैं मुस्कुराने का मतलब, पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप डर नहीं रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। और शायद ये इसका कारण ये भी है कि आप इसके पहले इंटरव्यू 1-2 जगह दे चुके हैं, जिसका असर दिख रहा है। ये मेरा सेकंड ही मैम है। तो सेकंड में आपने इतना इंप्रूवमेंट किया तो फाइनल तक तो आप शानदार हो जाएंगे। मेंस कैसा किया है आपने? मेंस मैम अच्छा हुआ मेरा। अच्छा किया है, ठीक। एंट्री आपकी ठीक है, एंट्री करिए, चेयर के पास आके अभिवादन करिए, अनुमति जब आपको मिले तो बैठिए। टाई हो सके तो चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो लाइट कलर की कुछ हल्के से प्रिंट वाली लेंगे तो और इम्प्रेसिव हो जाएगी आपकी पर्सनालिटी। बाकी चीज़ें ठीक है, हैंड मूवमेंट एकदम सही था, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम जैसे ये जो 8 साल का ड्यूरेशन था, इसमें मेरी थोड़ा मेडिकल कंडीशन भी थी, तो मैं 2 साल घर में ही था, तो क्या मतलब इसको मेडिकल कंडीशन कोरोना में खराब हुई थी? कोविड में भी थोड़ा हुआ, तो उसके पहले भी मेरी पर्सनल था, किडनी विडनी में दिक्कत थी थोड़ा। ठीक है, तो बता दीजिए कुछ स्वास्थ्यगत समस्याएं थी जिस वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ाई लेट भी हुआ, और 18 से फिर मैं आया मैम। बता दीजिए फिर आप, लेकिन जिस बीमारी से जूझ रहे थे उसको भी पढ़ लीजिएगा ठीक है अच्छे से। अगर मान लीजिए पूछे ही कि आप क्या दिक्कत थी आपको, उसको समझिए। जैसे वैक्सीन तो ली है ना, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, तो कोरोना फिर से चर्चा में है। कोरोना का सवाल निकल आए तो ऐसा ना हो कि फिर बूस्टर डोज के बाद भी आप
पॉजिटिव निकल जाए तो दिक्कत है ना। जी 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 उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कोई संशय? नो मैम। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।